हेलो गाइस, देखिए बेसिकली हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के साथ डील कर रहे थे हमारी यूनिट इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर। तो हमने ट्रू सॉल्यूशंस डिस्कस कर लिया था। बेसिकली हम जो डील कर रहे थे वो किसके साथ अभी डील कर रहे थे, कोलोइडल सॉल्यूशंस के साथ हम डील कर रहे थे। कोलोइडल सॉल्यूशंस की हम प्रॉपर्टीज डील कर रहे थे। 3 प्रॉपर्टीज हमने डील की थी। जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनसे पहले हमें फेज पढ़ने जरूरी है, वो हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले फेज या फिर कंपोनेंट्स ऑफ भी बोल सकते हैं हम, एक बार वो डील करते हैं हम। कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइड्स। बेसिकली 2 कंपोनेंट हमें पता है। आपका कोलोइड कैसा होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में। कैसे होता है? हेट्रोजीनियस। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी थी। तो हेट्रोजीनियस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 फेज होंगे। एक फेज तो आपका रहना नहीं है हेट्रोजीनियस के अंदर। अगर एक ही फेज होता तो वो आपका होमोजीनियस हो जाता। तो अगर हेट्रोजीनियस है, एज कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, so these have 2 phases। 2 फेज मिलेंगे इनमें। सो 2 फेज कौन से मिलेंगे, उन 2 फेज के साथ डील करते हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। आपने सोल्यूट एंड सोलवेंट पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशंस के केस में हम बोलते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो सोल्यूट, जो एक्सेस में प्रेजेंट रहेगा वो सोलवेंट। जिसके अंदर डिजोल्यूशन होगा वो सोलवेंट, जिसका डिजोल्यूशन होगा वो सोल्यूट। तो सेम केस आपका यहाँ पे है। जो कंपोनेंट स्मॉलर प्रोपोर्शन में स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स फेज। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट which is present in small proportion and just like आपका solute, it just like a solute in true solutions, it's called dispersed phase। उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज आपका बोलेंगे। जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। जब का सेकंड फेज रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। वो जो आपका सोलवेंट की तरह रहेगा क्या बोलेंगे? कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन एक्सेस। जो एक्सेस के अंदर प्रेजेंट रहेगा और आपके एज ए सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा। सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा। जस्ट लाइक ए सोलवेंट इन ट्रू सॉल्यूशंस इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम आपका बोलेंगे, ठीक है भाई। अब देखो, अब जो प्रॉपर्टी है तो कोलोइड्स के कुछ प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहली आती है आपके ब्रोनियन मूवमेंट। ये अपने गैसेस के केस में भी पढ़ा था। किसने? एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसके नाम पे है बिकॉज उसने इसकी डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन। सपोज करो ये आपका एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ये आपके पार्टिकल्स हैं। ऑब्वियस सी बात, एक डिस्पर्स फेज होगा, एक डिस्पर्जन आपका मीडियम होगा। तो अब इसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो एक जिगजैग मोशन के अंदर मूव करते हैं। किसके अंदर मूव करेंगे? जिगजैग मोशन के। ब्रोनियन मूवमेंट हम क्या बोलते हैं? द रैंडम मोशन of particles of dispersed phase
phase of a colloidal solution is called Brownian movement। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? जिगजैग मोशन। रैंडम मोशन में सपोज करो ये पार्टिकल, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये पार्टिकल आपका एक आपके फर्दर ये कुछ पार्टिकल्स हैं, एक बार ये जाके इससे स्ट्राइक कर रहा है, फिर इससे स्ट्राइक कर रहा है, फिर इससे कर रहा है, फिर इससे कर रहा है, और कोई पार्टिकल है फिर इधर गया, फिर रैंडम इधर आ गया, फिर रैंडम इधर आ गया। तो रैंडमली मोशन कर रहा है, कोई भी एक आपकी डायरेक्शन नहीं है प्रॉपर कि हाँ उस डायरेक्शन में आपका मोशन है, रैंडमली किधर भी मूव कर रहा है, तो उस मोशन को हम बोल रहे हैं क्या? ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पे कोलोइड्स की प्रॉपर्टी में भी हम लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? दे शो ब्राउनियन मूवमेंट और जिगजैग मोशन। अब कोज क्या होता है उसकी बात करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कोज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, देखिए जैसा कि आपको पता है आपका कोलोइड्स हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। कैसे होते हैं नेचर में? हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस होंगे तो कंपोजिशन आपकी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, दैट इज कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी तो जो फोर्स है एक पार्टिकल के डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो चारों तरफ से क्या लगेगी? सेम। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है दैट मीन्स, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो ये आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, ये आपके डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आपके क्रॉस वाल हैं, ये क्रॉस वाल क्या है? ये आपके डिस्पर्जन मीडियम। ये डॉट क्या आपका? डिस्पर्स्ड फेज। अब हेट्रोजीनियस है तो कुछ जगह डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स की कंपोजिशन ज़्यादा रहेगी, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे तो इसके साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे। कुछ जगह आपके क्या रहेंगे? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स की कंपोजिशन कम होगी, तो इस वजह से वहाँ पे कोलिजन डिफरेंट रहेगा। तो इस आपके नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन की वजह से जो आपके डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स उसकी वजह से जो आपके डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पे कोलाइड करते हैं, वो कोलिजन अनबैलेंस रहते हैं। ऐसा नहीं है चारों तरफ से सेम डायरेक्शन सेम फोर्स लग रहा हुआ है मैग्नीट्यूड की, बिकॉज हेट्रोजीनियस आपका मिक्सचर, इस वजह से आपके जो पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला अगर कोई पूछे किस वजह से ब्राउनियन मूवमेंट होती है, बिकॉज कोलोइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, सो ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल ऑन डिस्पर्स फेज पार्टिकल इन एन अनबैलेंस्ड मैनर, डिस्पर्स फेज पार्टिकल सो ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये हम लिखते हैं, देखो ड्यू टू heterogeneous nature of colloidal solution, composition is not uniform, so bombardment of dispersion medium particle on the dispersed phase particle takes place in unbalanced manner, due to which
Brownian movement is observed. और इस ब्रोनियन मूवमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कोलोइडल सॉल्यूशंस को। सुनना जरा, हमने जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे ट्रू सॉल्यूशंस में, हम बोल रहे थे हाई स्टेबल है, बट जब हम कोलोइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे हम बोल रहे हैं स्टेबल तो है बट ट्रू सॉल्यूशंस जितना नहीं है। अगर आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसके पार्टिकल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से अपने आप उसके कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें करना पड़ता है। तो वो जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रोनियन मूवमेंट से आपको कोलोइडल सॉल्यूशंस को मिलती है। सपोज करो ये आपका सॉल्यूशन था, ये आपका डिस्पर्स फेज का पार्टिकल था, जस्ट मैं एक ही दिखा रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हैं। अब इसको ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये जो आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वो इससे स्ट्राइक करेंगे। कोई इधर से स्ट्राइक कर रहा होगा, कोई इधर से स्ट्राइक कर रहा होगा, तो इस कोलिजन की वजह से कभी वो इधर मूव करेगा, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, वो अलग अलग डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। इस वजह से ग्रेविटी के इफेक्ट से वो सेटल डाउन नहीं होंगे, कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं करेंगे। तो ये नोट डाल के बेसिक से आप लिख लीजिए, ड्यू टू ब्रोनियन मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल colloidal solutions are stable under the effect of gravity. ठीक है भाई, ये आपका ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट में बस इतना ही जो आपको करना है। अभी जो नेक्स्ट आपका जो इफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ब्रोनियन मूवमेंट आपका इम्पोर्टेंट था, अभी जो टिंडल इफेक्ट है ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है टिंडल इफेक्ट में? बेसिकली हम क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स लेते हैं, ये कोई लाइट सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है, ये लाइट सोर्स एक कोलोइडल सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं। ये आपकी लाइट गई, ये आपका कोई डिस्पर्स फेज का पार्टिकल था, जब ये लाइट रेडिएशन जाके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे स्ट्राइक करती है, क्या करेगी, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे आपकी स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगा, ये आपकी लाइट स्कैटर कर जाएगी। लाइट क्या कर जाएगी, आपकी स्कैटर कर जाएगी। ये आपका कोई लाइट सोर्स था, इस लाइट सोर्स से जब आपने क्या क्या कोलोइडल सॉल्यूशन, ये क्या था आपका कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू आपने जब उस लाइट पास की तो क्या हुआ, ये जो लाइट है ये डिस्पर्स कर जाएगी, स्कैटर कर जाएगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बट ये जो ऑब्जर्व होगा ये कहाँ पे होगा, या अगर आप ऊपर से देखोगे या फिर नीचे से देखोगे। अगर आप सामने से अगर इसको देखोगे तो जो टिंडल इफेक्ट है वो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, वो ऑप्टिक्स का कुछ सीन है, फिजिक्स में आपको देखना पड़ेगा। जो कोलोइडल आपका सॉल्यूशन के अंदर जो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा वो आपको याद रखना है, कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व्ड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ऑब्जर्व, किसके 90 डिग्री, राइट एंगल पे, जिस साइड से आपके लाइट रेडिएशन फॉल हो रही है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, जब लाइट रेडिएशन आप कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करते हो तो उनकी स्कैटरिंग हो जाती है, और वो स्कैटरिंग आपको ऑब्जर्व होती है एट 90 डिग्री एंगल, तो उसी को आप क्या बोलते हो, टिंडल इफेक्ट। देखिए आपका टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द dispersed phase particles of colloidal solution is called Tyndall effect। उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कहाँ पे ऑब्जर्व होगा। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड only
at right angle to the direction of incident light. Direction of incident light. ये आपको पता होना चाहिए. ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट श्योर नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल साइज आपका 1 नैनोमीटर से स्मॉल है. इतने स्मॉल साइज के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे. ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. तो ये आपका टिंडल इफेक्ट की प्रॉपर्टी. अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस की. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या हुई, आपके जो कोलॉइडल जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके ऊपर चार्ज रहता है. कोलॉइडल सॉल्यूशन चार्ज रहते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स पोजेसिव चार्ज. क्या पोजेस करते हैं? चार्ज पोजेस करते हैं. अगर आपका डिस्पर्जन फेज पे पॉजिटिव है तो डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज रहेगा. डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा. वाइस वर्सा वाला सीन है. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कैसा आपका चार्ज है? तो उसके लिए आपकी टेक्निक यूज होगी इलेक्ट्रोफोरोसिस, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरोसिस. वो आपको पता होनी चाहिए. देखिए क्या करते हैं इसके अंदर, एक यू ट्यूब लेते हैं. यू शेप की हम ट्यूब लेते हैं. इसके अंदर हम कोई मेटल प्लेट डालते हैं, जनरली इलेक्ट्रोड डालते हैं. इसको हम फर्दर किसी बैटरी के टर्मिनल से अटैच करते हैं. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. इसके अंदर हम क्या डालते हैं, आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल करते हैं. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल करेंगे तो जैसे भी बैटरी टर्मिनल ऑन करेंगे हमने, तो बैटरी टर्मिनल ऑन करने पे क्या होगा, हमने कंसिडर किया आपका डिस्पर्स फेज पार्टिकल जो है, डिस्पर्स फेज पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. एंड डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज. जब आपने स्विच ऑन नहीं किया था उस टाइम तो क्या है, आपका सॉल्यूशन ओपेक था नॉर्मली. बट जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही सॉल्यूशन से करंट फ्लो करेगा तो जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो आपके पार्टिकल्स किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या दिखेगा, यहाँ पे डिस्पर्जन नेगेटिव टर्मिनल के पास आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे. और इधर कौन करेगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल. तो बेसिकली यहाँ पे आपको टर्बिडिटी दिखेगी. टर्बिडिटी बोलो या फिर बोलो कि वहाँ पे आपको क्राउड सा दिखेगा, क्राउड हो जाएगा. उसकी वजह से आपको अलग से ही दिखेगा कि हाँ यहाँ पे आपके पार्टिकल्स आके कलेक्ट हो रहे हैं. तो अगर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि हाँ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है तो हम बोल देंगे कैसा है, नेगेटिव आपका चार्ज है. अगर पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो हम बोल देंगे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आपका है. तो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरोसिस इज ए टेक्निक to find out charge present on dispersed phase, on dispersed phase. तो देखिए भी अब मैं फिर से बता रहा हूँ, इधर डिस्पर्जन है. अगर आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपको टर्बिडिटी दिखेगी तो हम बोल देंगे कोलॉइडल आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है. अगर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपको क्या दिखेगी, टर्बिडिटी दिखेगी, क्राउड दिखेगा, तो हम बोल देंगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस पे कैसा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज. उसके लिए क्या यूज करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोफोरोसिस.
ये आपको पता होना चाहिए। कोलोइडल सॉल्यूशंस पे ऑलवेज चार्ज रहेगा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पे। अब कैसे चार्ज जनरेट होता है वो हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में डील करेंगे, इसकी और प्रॉपर्टीज एंड और क्लासिफिकेशन डील करेंगे। आज जो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रोनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो जिसको आप कैसे बताओगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।